Chapter 2 Basic Accounting Terms. First term is entity. Entity is an economic unit. It can be a business entity or a non-business entity. Example of a business entity is Tata Motors. Example of non-business entity is which are not engaged in business, say Lions Club. Next term is business transaction. A business transaction is exchange of goods or services between two parties. The key here is there has to be minimum two parties. दो parties होनी बहुत जरूरी है और ये business transaction कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है, यानी उधार में. अकाउंट ट्रांजेक्शन्स का एक रिकॉर्ड है, जैसे बैंक अकाउंट. तो उसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं, हम उसमें पैसा डिपॉजिट कराते हैं, हम उसमें पैसा निकालते हैं, उस सब को हम बैंक अकाउंट में नोट करते हैं. कैपिटल जो ओनर ऑफ बिजनेस है, वो जो बिजनेस में पैसा लगाता है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं. तो जो बिजनेस का मालिक जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको कैपिटल बोलते हैं. अब मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, मगर कभी कभी उसको पैसे की जरूरत भी पड़ सकती है, तो वो बिजनेस में से पैसा निकालता है, उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं. बिजनेस ने जो पैसा बाहर वालों को देना है, बाहर वालों से मतलब बिजनेस से बाहर के लोगों को, उसको हम लायबिलिटीज बोलते हैं. अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जो ओनर और जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग है. तो इसलिए लायबिलिटीज इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी हो सकती है. इंटरनल लायबिलिटी जैसे हमने देखा ओनर के लिए, जो ओनर को देना है वो इंटरनल लायबिलिटी है. और जैसे कह लीजिए कि बैंक से कोई लोन लिया हुआ है, तो वो एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है. अब लायबिलिटीज दो तरह की होती हैं. करंट लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जो हमें विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर वापस करनी हो, जैसे शॉर्ट टर्म बैंक लोन हमने लिया है कुछ माल खरीदने के लिए. और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी, जो 1 साल से ज्यादा होती है. जैसे हमने कोई बहुत बड़ी मशीनरी ली है और उसके लिए हमने 50 करोड़ का लोन लिया है, जो हमें 5 साल में पे करना है, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में आता है. असेट्स, बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है उसको असेट्स कहते हैं. बिजनेस चलाने के लिए जो जो प्रॉपर्टी बिजनेस ने रखी हुई है वो असेट्स है. इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं लैंड, जमीन, बिल्डिंग, जिस लैंड पर बिल्डिंग बनी है, जो मशीनरी लगाई गई है, ये सब एसेट के एग्जाम्पल हैं. अब जिस तरह से लायबिलिटीज करंट और नॉन करंट थी, उसी तरह से असेट्स भी करंट और नॉन करंट होती हैं. करंट असेट्स वो असेट्स हैं जो रीसेल के लिए होती हैं. जैसे कोई बिजनेस स्टेशनरी में डील करता है और वो स्टेशनरी खरीदता है होलसेल में और फिर उसको आगे बेच देता है विद इन 1 ईयर, तो स्टेशनरी के स्टॉक को करंट असेट कहा जाएगा. मगर जो नॉन करंट असेट्स हैं वो रीसेल के लिए नहीं होती है. ये बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस चलाने के लिए इनकी जरूरत है. अब ये भी 2 टाइप की होती हैं. पहली टेंजिबल असेट्स वो हैं जिनको आप टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, जैसे लैंड, आप देख सकते हैं लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी. और दूसरी होती है इंटेंजिबल. इंटेंजिबल वो असेट्स हैं जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मगर वो भी बिजनेस के लिए उतनी ही जरूरी हैं जितनी की टेंजिबल एसेट्स. जैसे कि ब्रांड, पेटेंट, कॉपीराइट. अगर मैंने कोई बुक लिखी है तो उस बुक पे मेरा कॉपीराइट है, वो उसकी एक वैल्यू है जिसको मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करता हूँ. उस कॉपीराइट को मैं देख नहीं सकता, मगर वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी की टेंजिबल एसेट्स. और एसेट्स की तीसरी कैटेगरी है फिक्टिशियस एसेट. ये ना तो टेंजिबल होती हैं ना ही इंटेंजिबल होती हैं. इसका एग्जांपल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस. अब आपने देखा होगा कि कुछ एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं जो 2-2 साल, 3-3 साल चलती रहती है, तो उन पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है और वो सिर्फ एक ही साल में उनका यूज खत्म नहीं होता है, तो वो मल्टीपल ईयर्स के लिए चलती हैं. इसलिए वो भी एक टाइप की असेट्स है जिसको हम फिक्टिशियस असेट्स बोलते हैं. अगली आती है रिसीट्स. रिसीट्स जो हमें मिल रहा है. रिसीट्स होती हैं कैपिटल रिसीट्स, वो रिसीट्स जो हमें अपनी एसेट्स को बेचकर मिलती है. जैसे कि अगर हमने मशीनरी को सेल किया, ये हमारी नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की रिसीट्स नहीं है. और दूसरी होती हैं रेवेन्यू रिसीट्स. ये वो रिसीट्स हैं जो हमें अपने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस में जो हम एक्टिविटीज करते हैं, गुड्स बेचते हैं या सर्विसेज रेंडर करते हैं, इनके थ्रू मिलती है. कि इसको आपका एग्जाम्पल है, जैसे कि स्टेशनरी का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो किसी ने स्टेशनरी बेची है, 100 पेन बेचे हैं, 50 नोटबुक्स बेची हैं, या कोई लॉयर है उसने अपनी सर्विसेज रेंडर की है, लीगल एडवाइस दी है, उसके अगेंस्ट जो उसको फीस मिली है,
वो रेवेन्यू रिसीट्स में काउंट होती है। तो रिसीट्स के बाद आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी दो टाइप्स के हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर पहला, जो हमने अपने बिजनेस की एसेट्स या प्रॉपर्टीज को एक्वायर करने के लिए स्पेंड किया है, जैसे हमने बिल्डिंग के लिए कुछ दिया, अमाउंट स्पेंड किया, मशीनरी के लिए कुछ अमाउंट स्पेंड। अगेन नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नॉर्मल डे टू डे कोर्स की एक्टिविटीज के लिए ये हम खर्चा नहीं करते। हाँ, हमें अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन की रिक्वायरमेंट है, बट मशीन हम हर दिन नहीं खरीद रहे या बेच रहे हैं, वन टाइम परचेज किया है हमने, या 2 साल बाद उसको अपग्रेड किया है, या 5 साल बाद उसको रिप्लेस किया है, बट डेली नहीं हम मशीन खरीद बेच रहे हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगली टर्म है एक्सपेंसेस। एक लेमैन के लिए एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस दोनों सेम है, मगर ऐसा नहीं है, एक्सपेंसेस डिफरेंट हैं। एक्सपेंसेस वो खर्चे हैं जो हम बिजनेस को रन करने के लिए इंकर करते हैं, जैसे हमने सैलरीज पे की, तो वो बिजनेस को रन करने का एक खर्चा है, एक्सपेंस है। अब एक्सपेंसेस भी दो टाइप के हो सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से 24 से लेकर मार्च 25 तक है, और मैंने इंश्योरेंस लिया है 1 जुलाई को। इस पीरियड के लिए जो मेरा एक्सपेंस है वो सिर्फ 9 महीने के लिए होगा, और जो बाकी के बचे हुए 3 महीने हैं वो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अगर 1 साल की पॉलिसी ली है वो होगी 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। तो जब मैं अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करूंगा तो 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई 24 से लेकर ये 25 होगा, 31 मार्च 25 तक 9 महीने बनते हैं, वो मैं दिखाऊंगा अपनी इन बुक्स में। और जो बाकी के बचे 3 महीने होंगे, अप्रैल, मई और जून, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? मान लीजिए मेरा मार्च 24 का रेंट जो मार्च 24 में ड्यू था वो मैंने पे नहीं किया, उसको मैंने पे किया जाकर अप्रैल 24 में। तो क्योंकि ये रेंट मार्च 24 का था तो 2024 और 25 की बुक्स में वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की तरह शो किया जाएगा। ये बुक्स का पीरियड और ये सब है, ये हम सब आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे। अगली टर्म है रेवेन्यू। रेवेन्यू ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम ऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमारे बिजनेस में हम जो भी डे टू डे को एवरीडे कोर्स में जो भी एक्टिविटीज करते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज, उनसे जो भी हमें मनी मिलता है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। जैसे हमारे स्टेशनरी के एग्जांपल में जो भी हमने स्टेशनरी सेल की पूरे दिन में, वो दिन का रेवेन्यू हो गया, पूरे महीने में पूरे महीने का रेवेन्यू हो गया, पूरे साल में वो पूरे साल का रेवेन्यू हो गया। इनकम सिंपल, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो मैंने 1000 की स्टेशनरी सेल की और वो स्टेशनरी जो मैंने परचेज की थी वो 800 की थी, तो 200 की मेरी इनकम हो गई। अब इनकम एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इनकम में अभी हम आगे कवर करेंगे जो भी रिसीट्स हमारे पास आती हैं, जो भी हमारा एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस है वो इनकम में कवर होता है। और जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो सिर्फ जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमें जो सरप्लस या कह लीजिए एक्सेस ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसको हम प्रॉफिट ट्रीट करते हैं। प्रॉफिट भी दो टाइप्स का है। ग्रॉस प्रॉफिट, जैसा कि हमने अपने स्टेशनरी के एग्जांपल में देखा, सिंपली जो हमने स्टेशनरी सेल्स से हमें 1000 मिला और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे हमारे स्टेशनरी परचेज करने के 800, तो वो 200, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। और दूसरा होता है नेट प्रॉफिट। हमने अपनी दुकान में कुछ इलेक्ट्रिसिटी यूज की होगी, उसका कोई बिल आया होगा, मान लीजिए 10, और उसके बाद हमने दुकान में कोई हेल्पर को भी रखा होगा, उसको मान लीजिए हमने दिया 50। तो ये एक्सपेंसेस को भी हम रिड्यूस जब करेंगे तो 200 माइनस 60 इज 140। ये हमारा नेट प्रॉफिट होगा। गेन, अगेन एक लेमैन के लिए प्रॉफिट और गेन एक जैसी टर्म्स हैं, बट गेन हमारा वो है जो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमें रिसीव होता है। जैसे कोई मशीनरी जिससे हम अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको हमने सेल किया, वो हमने ली थी एक एक्स वैल्यू पर, और अभी कुछ टाइम यूज करने के बाद हमने उसको बेचा और उसकी जो करंट वैल्यू थी उससे ज्यादा हमें प्राइस मिल गया, तो वो गेन है, वो प्रॉफिट नहीं है। अगली टर्म है लॉस। तो जब हम प्रॉफिट को समझते हैं तो हम लॉस को भी समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने स्टेशनरी खरीदी जो थी 800 की, वो किसी वजह से मेरे को जैसे कोविड में सेल कम हो गई थी और मेरे को सिर्फ 700 में बेचनी पड़ी, तो मेरे को 100 रुपीज का लॉस हो गया परचेजेस।
हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो भी सामान रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसको हम परचेजेस बोलते हैं। अब जैसे स्टेशनरी एग्जाम्पल में, जो कि एक ट्रेडिंग एक्टिविटी है, उसमें हम क्या खरीद सकते हैं? बुक्स खरीदी हमने, पेन्स खरीदे हमने, तो ये हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज है। हम इसको एज इट इज खरीदेंगे और अपना कुछ मार्जिन ऐड कर कर एज इट इज सेल कर देंगे। मगर एक मेरी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मान लीजिए वो बिस्किट्स मैन्युफैक्चर करती है, तो वो क्या परचेज करेगा? वो परचेज करेगा सबसे पहले आटा, उसके बाद ऑयल, उसके बाद मान लीजिए कैश्यू बिस्किट्स हैं तो कैश्यू, उसके बाद शुगर। तो वो ये सब आइटम्स को अलग अलग परचेज करेगा और उसके बाद एक जो एंड प्रोडक्ट उसका बनेगा वो होगा बिस्किट। ट्रेडिंग में एज इट इज परचेज देन सेल, मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट रॉ मटेरियल्स परचेज्ड, मैन्युफैक्चर्ड इन अ बिस्किट एंड देन सेल। परचेज रिटर्न, अब कभी कभी हो सकता है कि हमने कुछ आइटम परचेज किया हो और किसी वजह से हमें रिटर्न करना हो। जैसे हम ऑनलाइन भी कुछ सामान ऑर्डर करते हैं, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, और मान लीजिए कि उसका साइज छोटा बड़ा आ गया, टी शर्ट हमने ऑर्डर की, तो हम उसको रिटर्न करते हैं। तो सिंपली जो परचेज को हम रिटर्न करते हैं वो परचेज रिटर्न है। सेल्स, जिस तरह से हमने अभी परचेजेस के एग्जांपल में देखा कि हमने ट्रेडिंग के केस में आइटम्स को परचेज किया, बुक्स, पेन्स, और एज इट इज उनको सेल कर दिया, और मैन्युफैक्चरिंग के केस में हमने बिस्किट बनाने में डिफरेंट आइटम्स को परचेज किया, रॉ मटेरियल को, और जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बना बिस्किट, उसको सेल कर दिया। सेल्स रिटर्न, जिस तरह से हमने परचेज रिटर्न देखा उसी तरह से सेल्स रिटर्न है। मान लीजिए हमने बिस्किट्स जो भेजे अपने सप्लायर्स को, अब कुछ बिस्किट्स के पैकेट ट्रांसपोर्टेशन में उनके कार्टन्स खराब हो गए, बारिश हो गई, पानी पड़ गया, तो वो हमारे पास वापस आ जाएंगे, तो वो सेल्स रिटर्न है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, हम बार बार ये टर्म यूज कर रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज। तो जो रेवेन्यू हम एक अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज में अर्न करते हैं वो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। जैसे स्टेशनरी बिजनेस में होलसेल में स्टेशनरी परचेज करना और देन उसको रिटेलर्स को बेचना, तो वो हमारा नॉर्मल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। हमारा एक काउंटर था, स्टेशनरी काउंटर, जिसमें डिस्प्ले हम रखते थे और वो खराब हो गया है, उसको हमने चेंज किया, तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं है क्योंकि वो हमारी एसेट है।